कोका कोला हर साल एडवर्टाइजिंग पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है, लेकिन वो कभी भी आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश नहीं करते। वो एक आइडिया बेचते हैं, खुशी, हार्मनी और टुगेदरनेस। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक परेशान कुन सच्चाई से तवज्जो हटाने का तरीका है। कंपनी के खिलाफ बहुत से सीरियस एक्यूजेशंस यानी इल्जामात हैं कि उन्होंने बीमारियां फैलाईं, ड्राउट्स पैदा किए, एक्सप्लॉयटेशन किया और इससे भी कहीं ज्यादा बुरा। तो बकल अप, हम कोका कोला की 3 अलग सदियों पर फैली हुई इनक्रेडिबल हिस्ट्री के सफर पर जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कोका कोला वाकई दुनिया के सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स में से एक कैसे बना और किस कीमत पर। क्योंकि एक बात तो श्योर है, आप लोगों को सच बताकर सिर्फ शुगर वाटर बेचकर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी नहीं कर सकते। King size Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. There's nothing like ice cold Coca-Cola. 1880 की दहाई में डॉक्टरों के खिलाफ एक बैकलैश शुरू हुआ और लोगों ने होम रेमेडीज यानी घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कुछ धोखेबाज एंटरप्रेन्योर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और ऐसी पोशंस और एलिक्सर्स बनाना शुरू कर दी जिनके बारे में उनका दावा था कि इनके बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स हैं। सच तो ये था कि वो ज्यादातर खतरनाक और इनइफेक्टिव केमिकल्स का मिक्सचर थे, लेकिन किसी रेगुलेशन के ना होने की वजह से वो जो मर्जी हेल्थ क्लेम्स कर सकते थे, इसलिए बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। एक मशहूर पेटेंट मेडिसिन का नाम विन मारियानी था, जिसमें शराब और कोकेन का मिक्सचर होता था, जो मुबैना तौर पर हर बीमारी का इलाज था, बशर्ते कि आप रोजाना उसके 3 ग्लास पिएं। और एक शख्स जिसे ये ड्रिंक बहुत पसंद थी, उसका नाम जॉन पेम्बरटन था। वो एक जंगी वेटरन था जो लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हुआ था। डॉक्टरों को लगा था कि वो मर जाएगा, इसलिए उन्होंने दर्द छुपाने के लिए उसे मॉर्फिन की भारी डोज दे दी। लेकिन जॉन बच गया, अलबत्ता उसे सीरियस मॉर्फिन एडिक्शन लग गई। इसीलिए जब उसे विन मारियानी का पता चला तो उसे इसका चस्का लग गया। उसे लगा कि ये उसे अपनी मॉर्फिन एडिक्शन खत्म करने में मदद दे रही है और उसे पीकर वाकई अच्छा महसूस होता था। लेकिन ये इसलिए नहीं था कि वो मेडिसिनल थी, बल्कि इसलिए कि उसमें शराब और कोकेन थी। चूंकि पेम्बरटन खुद एक केमिस्ट था, उसने इस ड्रिंक का अपना वर्जन बनाने का फैसला किया। 1884 में उसने फ्रेंच वाइन कोका लॉन्च की, जो कि बुनियादी तौर पर विन मारियानी का एक रिप ऑफ थी। यही ड्रिंक जल्द ही कोका कोला बनने वाली थी। अगर ईमानदारी से बात की जाए तो पेम्बरटन कोई स्नेक ऑयल सेल्समैन नहीं था जो जानबूझकर लोगों को लूटना चाहता हो। वो वाकई अपनी प्रोडक्ट्स पर यकीन रखता था। लेकिन पेम्बरटन की टाइमिंग बहुत खराब थी। सिर्फ 1 साल बाद प्रोहिबिशन लग गई और पेम्बरटन को अपनी ड्रिंक से वाइन निकालकर उसकी जगह कार्बोनेटेड वाटर डालना पड़ा। लेकिन इससे जायका बहुत बिटर यानी कड़वा हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए उसने इसमें बहुत ज्यादा शुगर डाल दी। अब जब वाइन निकल गई तो उन्हें एक नए नाम की जरूरत थी। खुशकिस्मती से पेम्बरटन के बुककीपर फ्रैंक रॉबिन्सन ने एक कैची नाम तजवीज किया, कोका कोला। कंपनी बाद में दावा करेगी कि इस नाम का कोई मतलब नहीं है और ये सिर्फ एक अलिटरेशन है, लेकिन ये सच नहीं है। ये नाम ड्रिंक के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स का हवाला था, कोला नट जिसमें कैफीन थी और कोका लीफ जिसमें कोकेन होती थी। आज तक कोका कोला इस बात से डिनाई करता है कि उनके फॉर्मूले में कभी कोकेन थी, हालांकि ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि इसमें कोका लीफ शामिल थे जिनमें कोकेन होती थी। आखिरकार 1929 तक उन्होंने कोका लीफ से तमाम एक्टिव कोकेन निकालने का तरीका ढूंढ लिया, जब उन्हें समझ आ गई कि कोकेन वो जादुई दवा नहीं थी जो वो समझते थे। लेकिन 1880 की दहाई में किसी को कोकेन की फिक्र नहीं थी। अब जब शराब निकल चुकी थी, कोका कोला की सेल जारी रह सकती थी। मसला ये था कि ज्यादा लोग इसे खरीद नहीं रहे थे। पेम्बरटन अब भी इसे मेडिसिनल पहलू से बेचने की कोशिश कर रहा था। शुरू के इश्तिहारात में इसे एक हार्मलेस ब्रेन टॉनिक कहा गया, जो सर दर्द और पेट की खराबी दूर करता है। लेकिन सेल्स बहुत कम थीं, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सी दवाइयां यही चीज ऑफर कर रही थीं। इस दौरान पेम्बरटन की तबीयत मजीद खराब हो गई, उसका दर्द बढ़ गया और उसकी एडिक्शन भी, और 1888 में जॉन पेम्बरटन मर गया। दुख की बात यह है कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ड्रिंक दुनिया की सबसे मशहूर ड्रिंक बन जाएगी।
पेम्बर्टन के मरने से ठीक पहले उसने अपनी कंपनी सिर्फ $2300 में एक जुनूनी और मेहनती शख्स एसा कैंडलर को बेच दी। कैंडलर ने फौरन दूसरे लोगों के पास मौजूद तमाम आउटस्टैंडिंग शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए ताकि कंपनी पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाए। बाद में होने वाली इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि शायद कैंडलर ने वो तमाम शेयर्स कानूनी तरीके से नहीं खरीदे थे, क्योंकि कुछ दस्तावेजात पर जाली दस्तखत पाए गए। हमें शायद कभी पता न चल सके कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि कैंडलर ने कंपनी के शुरू के तमाम रिकॉर्ड्स जलवा दिए थे ताकि शायद अपने निशानात मिटा सके। लेकिन ये सब अब बेमानी था, क्योंकि 1890 की दहाई तक ऐसा कैंडलर मुकम्मल तौर पर कोका कोला का मालिक बन चुका था। याद रहे कि शुरू में ये ड्रिंक इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो कैंडलर ने पूरे शहर को कोक के बैनर्स, बिलबोर्ड्स और प्लेकार्ड से भर दिया। उन्होंने फार्म हाउसेस की दीवारों पर लोगो पेंट करवा दिया और हर उस जगह कोका कोला का लोगो लगा दिया जहां मुमकिन था। लोग जहां भी जाते उन्हें कोक का ही लोगो नजर आता। कोक की मार्केटिंग जीनियस का पहला बड़ा नमूना ये था कि इन्होंने इलाके की हर फार्मेसी से राब्ता किया, उनके टॉप कस्टमर्स की लिस्ट ली और उन्हें कोका कोला का एक फ्री कूपन भेज दिया। इसके पीछे लॉजिक ये थी कि एक बार लोग फ्री ट्रायल कर लेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए कस्टमर बन जाएंगे, खासतौर पर इसलिए कि ड्रिंक में कई एडिक्टिव केमिकल्स, लत लगाने वाले अज्जा शामिल थे। ताहम जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कोका कोला को एक दवा के तौर पर बेचना गलत स्ट्रैटेजी है। सिर्फ बीमार लोगों को टारगेट करने के बजाय इन्होंने इसे हर एक के लिए एक टेस्टी और रिलैक्सिंग ड्रिंक के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। इसका एक फायदा ये हुआ कि कोक का नाम इन जाली दवाइयों की इंडस्ट्री से अलग हो गया, जिन पर जल्द ही पाबंदी लगने वाली थी, क्योंकि उनके तमाम दावे झूठे थे। कोका कोला की मास मार्केटिंग बहुत कामयाब रही। कैंडलर ने मुनाफे का मजीद पैसा एडवर्टाइजिंग में लगाया और मूवी स्टार्स और एथलीट्स को ड्रिंक की एंडोर्समेंट के लिए पैसे देना शुरू किए। कोक की कामयाबी का बड़ा राज लोगों के जहनों में एक पॉजिटिव और होलसम इमेज बनाना था, और मशहूर सेलिब्रिटीज से ड्रिंक की तशहीर करवाने से बेहतर तरीका क्या हो सकता था। इन्होंने क्रिसमस के इश्तिहारात में सेंटा क्लॉस को दिखाना शुरू किया, जिसके हाथ में हमेशा कोक होती थी, ताकि बच्चों के जहन में कोका कोला और क्रिसमस की खुशी का एक ताल्लुक बन जाए। आज ये मार्केटिंग आम लगती है, लेकिन उस वक्त कोका कोला इन तरीकों को मुतारिफ करवाने वाला पहला ब्रांड था। मसलन सेक्स सेल्स का फॉर्मूला इन्होंने कोका कोला गर्ल्स के जरिए इस्तेमाल किया, खूबसूरत खवातीन जिनके हाथ में कोक होती थी। कोक ने एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट भी बनाया जो सुपरमार्केट्स में लोगों के आने जाने का तज्जिया करता था, ताकि इश्तिहार लगाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह का इंतखाब किया जा सके। शुरू में कोक सिर्फ सोडा फाउंटेन्स पर मिलती थी। कंपनी सिर्फ सिरप सप्लाई करती थी और बेचने वाला उसे सोडा वाटर में मिक्स कर देता था, जिससे कंपनी के शिपिंग कॉस्ट्स बहुत कम थे। फिर एक दिन दो वकील बेंजामिन और जोसेफ कैंडलर के पास एक आइडिया लेकर आए, चलो इसे बोतलों में भरते हैं। कैंडलर को लगा ये एक बेवकूफ़ाना आइडिया है, क्योंकि बॉटलिंग बहुत महंगी और मुश्किल थी। लेकिन जब उन वकीलों ने कहा कि वो तमाम रिस्क खुद उठाएंगे, तो कैंडलर मान गया। उसने सिर्फ $1 की मामूली फीस के बदले उन्हें कोका कोला की बोतलें भरने के मुकम्मल हुकूक, बॉटलिंग राइट्स दे दिए। कैंडलर को लगा कि उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर ये आइडिया चल गया तो उसका सिर्फ सिरप ही ज्यादा बिकेगा। जैसा कि हम जानते हैं, बॉटल्ड कोक एक जबरदस्त कामयाबी साबित हुई। कस्टमर्स ने इसे बेहद पसंद किया और कैंडलर का सिरप बहुत ज्यादा बिकने लगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला पैदा हो गया। कैंडलर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ज्यादा सोचा नहीं था, इसलिए इस मुआहदे की कोई टाइम फ्रेम, आखिरी तारीख नहीं थी और ना ही कीमत बढ़ाने का कोई जिक्र था। इसका मतलब ये था कि कैंडलर ने बॉटलर्स को हमेशा के लिए एक ही सस्ती कीमत पर सिरप देने का मुआहदा कर लिया था, चाहे खाम माल की कीमत कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए। इस गलती की वजह से अगले कई सालों तक बहुत से लॉ सूट्स चले और कंपनी को वो हुकूक वापस खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च करने पड़े, जो उन्होंने कभी सिर्फ $1 में बेचे थे। लेकिन 1900 की दहाई के आगाज में कैंडलर को इसकी फिक्र नहीं थी, क्योंकि सेल्स हर साल बढ़ रही थी। ये सब प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि मार्केटिंग की वजह से था। हर साल कोका कोला इश्तिहारात पर ज्यादा पैसा खर्च करता और हर साल उनकी सेल्स बढ़ जाती। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, ये ऐलान किया गया कि चीनी की राशनिंग की जाएगी। ताहम कोका कोला ने ये अब्सर्ड दावा किया कि उन्हें चीनी की राशनिंग से एग्जेम्प्ट यानी इस्तिस्ना मिलना चाहिए, क्योंकि कोक जंग के दौरान एक ज़रूरी चीज़ थी। और इससे भी ज़्यादा अब्सर्डली हुकूमत मान गई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कोका कोला ने हुकूमत पर लॉबिंग करने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। कोक ने अनगिनत स्टडीज को फंड किया ताकि हुकूमत को कोक के फायदों पर कायल कर सकें, और उन्होंने दावा किया कि कोक सिपाहियों का मोराल बुलंद रखेगी और उन्हें एनर्जी बूस्ट फराहम करेगी। आखिरकार अमरीकी हुकूमत कोका कोला के एक एग्जीक्यूटिव को राशनिंग बोर्ड में मुकर्रर करने पर राजी हो गई, जिसने फिर कोका कोला को चीनी की राशनिंग से एग्जेम्पशन दे दी, जबकि हर दूसरी कंपनी को जंग के दौरान चीनी की मिकदार कम करनी पड़ी। और कोका कोला यहीं नहीं रुका।
कोक के प्रेसिडेंट ने अवामी तौर पर वादा किया, हम ये यकीनी बनाएंगे कि वर्दी में मलबूस हर शख्स को 5 सेंट्स में कोका कोला की बोतल मिले, चाहे वो कहीं भी हो, और हमारी कंपनी को इस पर कितना ही खर्च क्यों ना करना पड़े। अब इतनी कम कीमत पर बेचकर कोका कोला को हर बिकने वाली ड्रिंक पर नुकसान होना था, और फिर भी ये फैसला एब्सोल्युटली जीनियस था। पहली बात तो ये कि अवाम और ख़ास तौर पर सिपाहियों की नज़र में इसने कोक और जंगी कोशिशों के दरमियान एक मजबूत कनेक्शन बना दिया और कोक को बहुत बड़ी अवामी हिमायत और गुडविल हासिल करने में मदद दी। लाखों अमरीकियों के जहन में कोक और पेट्रियाटिज्म एक दूसरे से जुड़ गए। कोक ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और नए वॉर टाइम एड्स चलाए, जिनमें सिपाहियों को कोक की बोतलें पकड़े दिखाया गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, पर्दे के पीछे कोक ने हुकूमत के साथ एक डील की थी ताकि उन्हें समंदर पार ओवरसीज बॉटलिंग प्लांट्स लगाने के लिए पैसे मिल सकें। उन्होंने दावा किया कि इससे अमरीकी असर रसूख फैलेगा और सिपाहियों का हौसला बढ़ेगा, लेकिन इसका असल मतलब ये था कि टैक्स का पैसा कोक के इंटरनेशनल एक्सपेंशन में मदद कर रहा था। जंग के दौरान दुनिया भर में मुख्तलिफ बर्रे-आज़मों पर 64 कोक बॉटलिंग प्लांट्स लगाए गए, जिनका ज्यादातर खर्च हुकूमत ने दिया था। दरहकीकत वो टेक्नीशियंस जिन्होंने जंग के दौरान कोका कोला प्लांट्स लगाए, उन्हें इतना ही वाइटल समझा जाता था जितना कि टैंक और जहाज ठीक करने वालों को। और चूंकि कोक अब दुनिया भर में सिपाहियों के लिए एक्सेसिबल थी, उन्होंने ये ड्रिंक मकामी लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दी, जिससे कोक को मजीद नए मुल्कों में फैलने में मदद मिली। सिपाही कोक के इतने शुक्रगुजार थे कि जंग के इस जहन्नुम में उन्हें घर का जायका भेजा गया कि वो इस ड्रिंक के सबसे बड़े एडवोकेट्स बन गए। अमरीकी फौज बुनियादी तौर पर कोका कोला की एक सेल्स फोर्स बन गई, जो जहां भी जाते नए लोगों को कोक से मुतारफ करवाते थे। तो जहां जंग ने ज्यादातर कंपनियों और लोगों पर तबाहकुन असर डाला, कोका कोला पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रही थी। आज के दिन तक दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो कोक नहीं बेचते, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। और वो डील्स जो कोक ने जंग के दौरान की थीं, वही इस पूरे सैयारे पर कोक के तेजी से फैलाव की बड़ी जिम्मेदार थीं। अब इस हार्ट वार्मिंग आइडिया के साथ एक छोटा सा मसला ये है कि कोका कोला एक मुहिब्बे वतन कंपनी थी जो अमरीकी सिपाहियों का ख्याल रख रही थी। वो ये कि जंग के दौरान कोका कोला कंपनी नाजी जर्मनी को भी कोक सप्लाई कर रही थी। जी हाँ, जहां अमरीका में कोक फौजियों की हिमायत का प्रचार कर रही थी, जर्मनी में वो खुद को हर अमरीकी चीज से अलग दिखाने में मसरूफ थे और अक्सर कोक का लोगो स्वास्तिका के साथ दिखाते थे। कोक को हिटलर की यूथ रैलीज में भी तकसीम किया गया और नाजियों के तालीमी पंफलेट्स पर भी इसके इश्तिहार दिए गए। कोका कोला लफ्जी तौर पर दोनों तरफ से खेल रही थी। आखिरकार जर्मनी उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट थी। ताहम जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, ऐसी पाबंदियां लगा दी गईं जिन्होंने जर्मनी को बहुत सी अशिया की सप्लाई काट दी। ज्यादातर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए इसका मतलब ये था कि वो अब जर्मनों को अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते थे। लेकिन जर्मनी में कोक के सबसे बड़े बॉटलिंग ऑपरेशन के सरबराह मैक्स कीथ नामी शख्स के पास इन पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए एक आइडिया था। उसने मकामी केमिस्टों से एक नई ड्रिंक बनवाई जो कोक से मिलती जुलती थी, लेकिन वो कोक सिरप से बनने के बजाय, जिसे अब इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता था, दूसरी ग़िज़ाई मसनूआत के बचे खुचे फजले स्क्रैप से बनी थी, जैसे कि एप्पल फाइबर। इस नई ड्रिंक को बाद में फैंटा का नाम दिया गया और चूंकि जंग की वजह से बहुत सी दूसरी ड्रिंक्स पर पाबंदी थी, फैंटा नाजी जर्मनी में एक ह्यूज हिट बन गई। कुछ जराए तो ये भी बताते हैं कि कीथ ने इसे बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के कैदियों से जबरदस्ती काम लिया। जो बात हम यकीन से जानते हैं वो ये है कि जंग के खात्मे पर इस नई फैंटा ड्रिंक का सारा मुनाफा कोका कोला के हेडक्वार्टर वापस गया और मैक्स को कोका कोला कंपनी में प्रमोशन दी गई। और 1955 तक कोक दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में फैंटा बेच रही थी। जाहिर है, अपनी बहुत सी तारीख की तरह कोक ने इन असल हकायक से खुद को दूर रखने की कोशिश की। कोक आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि उनका सबसे बड़ा राज इसका सीक्रेट फॉर्मूला है, जिसे ड्रामाई अंदाज में एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट यानी तिजोरी में छुपा कर रखा गया है। लेकिन ये फॉर्मूला इतना खुफिया नहीं है, ये विकिपीडिया पर मौजूद है। जाहिर है, कोका कोला की कामयाबी का फॉर्मूले से बहुत कम ताल्लुक है। आप कोक जैसी एक क्लोन प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन आप कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्यों। एक दिन एक नए स्कूल की टीचर ने हेडमास्टर को मशवरा दिया कि वो स्कूल की वेंडिंग मशीन्स में कुछ सेहत बख्श चीजें शामिल करें, जैसे कि फलों का जूस। वो ये सुनकर हैरान रह गईं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्कूल का कोका कोला के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। कोक स्कूल को सालाना $3000 देता था, यानी तकरीबन $1 फी तालिब इल्म, ताकि स्कूल सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बेचे जिनका कोक कहे। पता चला कि ऐसे मुआहदे अनगिनत स्कूलों के साथ किए गए थे, जो कोक की क्रेडल टू ग्रेव की हिकमत अमली का हिस्सा थे। बुनियादी तौर पर किसी को जिंदगी भर के लिए कोक का कस्टमर बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसे बचपन से ही ये पीने का आदी बना दें। कोक के एक मार्केटिंग चीफ ने बताया कि बच्चों को छोटी और वल्नरेबल उम्र में कस्टमर बनाना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप उन्हें बड़ी उम्र में कायल करने की कोशिश
कोशिश करें। कुछ माहिदों में स्कूल अपने बच्चों को ज्यादा कोका कोला बेचकर इजाफी रकम भी कमा सकते थे, और चूंकि बहुत से स्कूलों के पास फंड्स की कमी थी, वो पैसों की खातिर बच्चों को कोक बेचते रहे। ये कोक के उन तरीकों में से एक है जिससे वो बच्चों को इश्तिहार दिखाने के कवानीन से बच निकलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कोक में अनगिनत कलेक्टर्स आइटम्स बनाए हैं, जैसे बारबी डॉल्स, ताश, बोर्ड गेम्स और खिलौने, जिनके बारे में वो दावा करते हैं कि ये बड़ों के लिए हैं। फिर क्रिसमस के इश्तिहार हैं जो जानबूझकर बच्चों के मासूम जहनों में सैंटा और कोका कोला को एक साथ जोड़ देते हैं। 1982 में कोक ने कोलंबिया पिक्चर्स नामी फिल्म स्टूडियो भी खरीद लिया ताकि वो आसानी से अपनी फिल्मों में प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर सकें। फैमिली फिल्मों में अपनी प्रोडक्ट दिखाना एक चालाक रास्ता या लूप होल है जिससे वो बच्चों को टारगेट करने के कवानीन से बच जाते हैं, और ये काम करता है। रिसर्च बताती है कि शीरख्वार बच्चों के लिए भी कोक दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स में से एक है। सेहत के मसाइल और डाउट की सियासत। लेकिन 80 की दहाई में कोक के लिए एक मसला खड़ा हो रहा था। कोक के सेहत पर बुरे असरात का डेटा जमा हो रहा था। कोक के दांत खराब करने के बारे में तो हमेशा खदशात थे, लेकिन नया डेटा ओबेसिटी, डायबिटीज और दीगर संगीन मसाइल दिखा रहा था। मसलन बच्चों की एक स्टडी में पता चला कि रोजाना सिर्फ एक इजाफी मीठा मशरूब पीने से मोटापे का चांस 60% बढ़ जाता है। एक और स्टडी ने दिखाया कि अगर शीरख्वार बच्चों को ज्यादा चीनी दी जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए चीनी के मोहताज हो जाते हैं। एक ऐसे ब्रांड के लिए जो अपनी इमेज सेहत बख्श यानी होलसम रखता है, सेहत के इन मसाइल से बराह रास्त जुड़ना एक बड़ा धचका था, खासतौर पर जब कोक अपनी बोतलों के साइज बड़े से बड़ा कर रहा था। ये बात भी उनके हक में नहीं थी कि ड्रिंक में कैफीन शामिल थी। कोका कोला ने दावा किया कि ये सिर्फ जायके के लिए है, लेकिन ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट्स में लोग कैफीन वाली और बगैर कैफीन वाली कोक में फर्क नहीं कर सके। इससे लोगों ने सवाल उठाया कि कोक एक ऐसी ड्रिंक में एडिक्टिव कैफीन क्यों डाल रहा है जो बच्चों को इतनी ज्यादा बेची जाती है। तहम सोडा इंडस्ट्री ने वही रास्ता अपनाया जो तंबाकू इंडस्ट्री ने अपनाया था। पॉलिसियों पर बहस करने के बजाय साइंस पर शक पैदा करो, क्योंकि आप हमेशा कह सकते हैं कि मजीद रिसर्च की जरूरत है। पर्दे के पीछे कोक ने लाखों डॉलर्स ऐसी रिसर्चेस पर लगाए जो मीठे मशरूबात और मोटापे के दरमियान ताल्लुक को मशकूक बना सकें। कोका कोला कंपनी को कई बार पेप्सी का बिजनेस खरीदने की पेशकश हुई, बशमूल इंडी 23 में सिर्फ $50,000 में, लेकिन कोक ने उन्हें ठुकरा दिया। इसके बजाय कोक ने पेप्सी पर इश्तिहारात में लफ्ज कोला इस्तेमाल करने पर मुकदमा कर दिया, ये दावा करते हुए कि वो कोका कोला की नकल कर रहे हैं। ये चाल उल्टी पड़ गई जब पेप्सी ने जवाब दिया कि कोक मोनोपोली यानी इजारादारी बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल कर रहा है। अदालत ने फैसला दिया कि कोला एक जेनेरिक टर्म है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि कोक ने पेप्सी को खरीदने का मौका गंवा दिया था, इसलिए वो इनके साथ एक ना खत्म होने वाली मार्केटिंग बैटल में फंस गए। एक वक्त ऐसा आया जब कोक और पेप्सी दोनों ने एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए कीमतें गिराना और डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हुआ कि इससे दोनों का नुकसान हो रहा है। इनके दरमियान कोई खुफिया डील हुई या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जल्द ही दोनों अपनी नॉर्मल कीमतों पर वापस आ गए और एडवर्टाइजिंग के जरिए मुकाबला करने लगे। लेकिन आखिरकार पेप्सी को एक सादा मगर जीनियस आइडिया आया कि वो जायके यानी टेस्ट पर मुकाबला करें। 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज लॉन्च किया, जहां लोगों को 2 सफेद कप दिए जाते थे, एक में पेप्सी और एक में कोका कोला होती थी। लोगों को पता नहीं होता था कि किस में क्या है और उनसे पूछा जाता था कि उन्हें कौन सा जायका ज्यादा पसंद आया। टेस्ट के नताइज ने दिखाया कि थोड़े से ज्यादा लोगों ने पेप्सी को पसंद किया और पेप्सी ने ये स्टैट अपने हर इश्तिहार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पूरे अमेरिका में लोग बार बार पेप्सी को चुन रहे हैं। And all across America, more people pick Pepsi time after time after time. कोक ने पहले तो इससे इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने अपने टेस्ट्स किए तो पता चला कि ब्लाइंड टेस्ट में वाकई पेप्सी का स्कोर थोड़ा बेहतर था। इस दौरान कोका कोला आहिस्ता आहिस्ता अपना मार्केट शेयर खो रहा था। उन्होंने बड़ी मार्केटिंग मुहिम्मात और कीमतों में कमी की कोशिश की, लेकिन हर साल कोक का शेयर थोड़ा कम और पेप्सी का थोड़ा ज्यादा हो जाता। ऐसा लगने लगा कि शायद पेप्सी चैलेंज ठीक था। मसला ये था कि ज्यादा लोग पेप्सी का जायका पसंद करते थे और इसीलिए कोका कोला ने एक इंतहाई खुफिया मिशन शुरू किया। न्यू कोक का धमाका और अवामी गुस्सा। वो कोक का फॉर्मूला बदलने वाले थे। सख्त टेस्टिंग के बाद उन्होंने
उन्होंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया जो ओरिजिनल कोक और पेप्सी दोनों से बेहतर साबित हुआ। बार बार किए गए टेस्टों से डेटा वाज़ेह था, नया फॉर्मूला ज्यादा पॉपुलर था और यूं अपनी 100वीं सालगिरह से ठीक पहले उन्होंने वो काम किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने ओरिजिनल फॉर्मूला खत्म करके इसे न्यू कोक से बदल दिया। Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. Pepsi-Cola says Coke is merely trying to match Pepsi's success. These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. और फौरी तौर पर कियोस्क शुरू हो गई। हर रोज हजारों फोन कॉल्स और खुतूत कोक के दफातर पहुंचने लगे। इनमें वो परेशान लोग थे जो पुरानी कोक वापस मांग रहे थे और वो लोग भी जो इस बात पर शदीद फ्यूरियस थे कि कोक ने ओरिजिनल फॉर्मूला छीनने की हिम्मत कैसे की। कोक को लगा कि यह हंगामा जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। मीडिया भी एहतजाजी रिपोर्टों से भर गया और कोक की फोन लाइंस महीनों तक शिकायत की वजह से जाम रहीं। जब स्टेडियम्स की बड़ी स्क्रीनों पर न्यू कोक के इश्तिहार दिखाए जाते तो लोग ऊंची आवाज में बू करते। नई कोक से नफरत करना एक फैशन बन गया। हैरत की बात यह है कि शिकायत करने वाले बहुत से लोगों ने नई कोक चखी तक नहीं थी। जैसा कि एक मुलाजिम ने कहा, अगर हम खुदाओं का मशरूब भी ले आते तो भी फर्क नहीं पड़ना था। ब्रांड से वफादारी और वापसी। जल्द ही वाज़ेह हो गया कि मसला जायका नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नई कोक टेस्ट में बेहतर थी। कोक की कामयाबी कभी जायके पर थी ही नहीं। मार्केटिंग की वजह से दुनिया कोका कोला को एक ओल्ड फ्रेंड की तरह देखती थी जो 100 साल से उनकी जिंदगी का हिस्सा था। कोक एक ऐसी चीज थी जो कभी नहीं बदलती थी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। ये एक आइकन था और इसे बदलना लोगों के लिए एक बिट्रेल जैसा था। एक गुस्से भरे खत में लिखा था कि कोक को बदलना घास को जामनी रंग देने जैसा है। एक और ने कहा, तुमने मेरा बचपन छीन लिया है। महीनों बाद भी एहतजाज खत्म नहीं हुआ और कंपनी को समझ आ गई कि उन्हें पुराने फॉर्मूले पर वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तारीख में किसी कंपनी के फैसले के खिलाफ इतने शदीद बैकलैश की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। और फिर भी नई कोक की ये तबाही कोक की सबसे बड़ी मार्केटिंग ट्रायम्फ यानी फतह साबित हुई। जब कोक ने हार मान ली और ओरिजिनल फॉर्मूला कोक क्लासिक के नाम से वापस लाया तो सारा गुस्सा खुशी में बदल गया। अचानक वो तमाम खतूत और कॉल्स तारीफों में बदल गईं। लोग कंपनी का शुक्रिया अदा कर रहे थे जैसे उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया हो। पुराना जायका वापस लाते ही सेल्स में जबरदस्त इजाफा हुआ। कुछ माहिरीन ने इसे दहाई की सबसे बड़ी मार्केटिंग गलती कहा, लेकिन कुछ तज्जियाकारों का ख्याल था कि कंपनी ने यह सब ड्रामा पब्लिसिटी के लिए किया ताकि कस्टमर्स को याद दिलाएं कि कोक उनके लिए कितनी अहम है। अगर ये वाकई कोई प्लान था तो ये तारीख की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक गलत अंदाजा था। I'm Don Keogh, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. Well, we read and we listened, and you know the rest. They're both yours, the new taste of Coke and Coca-Cola Classic. Your right of choice is back. नई कोक की सेल्स कभी बेहतर नहीं हुई और आखिरकार उसे मार्केट से हटा दिया गया। ताहम इस गलती का नतीजा ये निकला कि लोगों को एहसास हुआ कि वो ओरिजिनल कोक से कितना प्यार करते हैं। इसने लोगों को पहले से भी ज्यादा कोक का वफादार बना दिया। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि टेस्टों में साबित हुआ कि बगैर ब्रांड देखे लोग न्यू कोक को पहले, पेप्सी को दूसरे और ओरिजिनल कोक को तीसरे नंबर पर रखते थे। और फिर भी कस्टमर्स ने उसी ड्रिंक को चुना जिसका जायका उन्हें सबसे कम पसंद था। ये कोका कोला की मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि उनकी बनाई हुई इमेज इतनी ताकतवर है कि वो टेस्ट, लॉजिक और डेटा सबको पीछे छोड़ देती है। कोक आज भी उसी असूल पर काम कर रहा है जो पुरानी दवाइयों वाली इंडस्ट्री करती थी। प्रोडक्ट असल में क्या है ये अहम नहीं, कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट क्या है और वो किस चीज की अलामत है ये अहम है। यही वजह है कि कोक अब भी इश्तिहारात पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है, हालांकि दुनिया की 94% आबादी इसका लोगो पहचानती है और रोजाना 2 अरब से ज्यादा बोतलें पी जाती हैं। कोक की इमेज को मुसलसल ताज़ा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगरचे आप इसके बच्चों की सेहत पर बुरे असरात, हुकूमतों पर दबाव और दीगर तनाज़ात के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आखिरकार कोक कभी आपको चीनी मिला हुआ पानी नहीं बेचता, वो आपको अच्छे लम्हात, दोस्त, ख़ानदान और खुशगवार यादें बेचता है। कोक खुद को एक ओल्ड फ्रेंड के तौर पर पेश करता है और दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत तनाव तो चलता ही है ना?